एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ को डिस्कस करते टाइम हमने देखा कि एम्पियर्स लॉ कुछ अलग नहीं, वो क्या है, अगेन जनरलाइज फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ है। मतलब बायोट-सैवर्ट्स लॉ से भी हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करते हैं। सिमिलरली एम्पियर्स लॉ से भी हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार closed path is equal to the absolute permeability of free space times current flowing through the area bounded by the closed path, that is line integral of b bar dot dl bar equals to था mu naught into summation of I, जहां पे b का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, dl मतलब जो एम्पियरियन लूप लेंगे जिसमें करंट एनक्लोज होने वाला है उसकी छोटी सी लेंथ, म्यू नॉट का मतलब परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड आई मतलब करंट, लेकिन करंट कौन सा लेना है कंपलसरी, एम्पियरियन लूप के अंदर वाला, इनसाइड वाला। ठीक है, फिर उसके एप्लीकेशंस देखे थे एम्पियर्स लॉ के, जैसे कि परत तेज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी या फिर 2 पाई आर। उसके बाद में सर्कुलर कॉइल दिए, उसके सेंटर में मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये तो रिपीटेशन था, नया क्या था, सिलेंडर। तो सिलेंडर अगर सॉलिड बोलेंगे तो आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इनसाइड बोलेंगे तो क्या करना है, बस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करना है। एंड अगर सरफेस पे बोलेंगे तो फिर से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि सिलेंडर अगर हॉलो है, अगर हॉलो इसका मतलब उसको दो रेडियस होती है, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। तो उस केस में मैग्नेटिक इंडक्शन अगर हमें फाइंड करना है, आउटसाइड पॉइंट है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर हॉलो सरफेस में है पॉइंट तो 0, लेकिन अगर सिलेंडर के वॉल में आ रहा है मतलब डिस्टेंस है विच इज लेस देन बी बट ग्रेटर देन ए, तो उस केस में मैग्नेटिक इंडक्शन होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर डैश, इन ब्रैकेट आर डैश का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई सिलेंडर की केस, समझ में आ गया। अब सिलेंडर हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन देखा था फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग शीट, उसके लिए म्यू नॉट के अपॉन 2, के का मतलब करंट पर यूनिट लेंथ, के का मतलब करंट पर यूनिट लेंथ। एंड उसके बाद में सोलिनॉइड इनसाइड है, सेंटर पे पॉइंट है तो म्यू नॉट एन आई, वन ऑफ इट्स एंड के नियर है तो 1/2 म्यू नॉट एन आई, बस स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एंड टोराइड है तो म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर, वेयर कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आर का मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर जहां पे इंडक्शन हमें फाइंड करना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर्स लॉ। एक्चुअल में कंटेंट देखो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एवढं मोठं टॉपिकचं नाव है क्या उसमें, पहले ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, 3 स्टेटमेंट संपलं। बायोट-सैवर्ट्स लॉ, उसके एप्लीकेशन कौन से, स्ट्रेट करंट का, सर्कुलर आर का एंड सर्कुलर कॉइल के एक्सिस का, खत्म। उसके बाद में एम्पियर, उसमें क्या है, सिलेंडर एंड प्लेन शीट, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, इतना ही बेसिक कंटेंट था टॉपिक का। इसको छोड़ के जो पढ़ा हमने वही बातें थी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थी, रिपीट कर दिया हमने बस। उसमें क्या था, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्ट होता था वैसे मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स एक्ट होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने के लिए चार्ज की मोशन डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो रेस्ट में तभी भी फोर्स एक्ट होगा, मोशन में तभी भी फोर्स एक्ट होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में कंडीशन क्या है कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए उसको कंपलसरी मोशन परफॉर्म करनी पड़ती है, इसलिए हम वी को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना था, एफ इक्वल्स टू क्यू इन ब्रैकेट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब क्यू वी बी साइन थीटा। तो वहां पे अगर थीटा 0 है या फिर 180 है, फोर्स बनेगा 0। उसके बाद में Q 0 है, फोर्स 0, V 0 है, V 0 है, तो ये कंडीशन हो गई कि फोर्स कब 0 एक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में स्पेशल कंडीशन आती है कि चार्ज एंटर कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा उस केस में, फोर्स विल बिकम मैक्सिमम, एंड ये मैक्सिमम फोर्स क्या करेगा, मैक्सिमम बेंडिंग करेगा, एंड मैक्सिमम बेंडिंग होने की वजह से पार्टिकल विल मूव अलोंग सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या होगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा जो mv स्क्वायर अपॉन आर है। तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, मतलब QVB। इक्वेट करेंगे, VV कट हो गया, रेडियस आ गई mv अपॉन, फिर mv को रिप्लेस किया p से, लीनियर मोमेंटम से, तो रेडियस आ गई p अपॉन, फिर p को रिप्लेस किया रूट ऑफ 2me से, है ना, तो फॉर्मूला बन गया रेडियस का रूट ऑफ 2me अपॉन
मतलब कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ e, उसके अकॉर्डिंग एरिया के भी रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करके पीरियोडिक टाइम देखा, 2 पाई m अपॉन फ्रीक्वेंसी आ गई bq अपॉन 2 पाई m, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी b स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m हो गया। ये कब होगा? जब पार्टिकल एंटर करेगा मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, लेकिन अगर पार्टिकल 0 एंड 90 इनको छोड़ के कोई भी एक्यूट एंगल बना रहा है तो उस केस में वो क्या करेगा? अपनी मोशन परफॉर्म करेगा अलोंग। और हेलिकल पाथ में चेंजेस क्या होते हैं? बस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट, एंड जो सर्कुलर पाथ के लिए फॉर्मूले थे तो जिसमें वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा v रिप्लेस बाय v sin थीटा होगा, जैसे रेडियस में होता है, कारण रेडियस वर्टिकल सर्कल में परफॉर्म हो रही है तो रेडियस बनेगी mv sin थीटा अपॉन bq। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल पाथ पे देखेंगे तो वहां पे हमें पिच रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है? पिच। पिच मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग वन पीरियोडिक टाइम, या फिर सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट थ्रेड्स ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। और वो कितना था पीरियोडिक टाइम? v इंटू टी, टी था 2 पाई m अपॉन बी क्यू, v को लेना पड़ेगा v cos थीटा, इसलिए फॉर्मूला बन गया 2 पाई m बी क्यू इंटू v cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हेलिकल रिलेटेड डिस्कशन भी कंप्लीट हो गया। एंड उसके बाद में और कुछ पॉइंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखे थे, यहाँ पे भी देखे थे कॉमन, की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज डायरेक्शन एज वेल एज magnitude of velocity of charged particle, but magnetic field can only change direction of velocity but magnitude remains constant। मतलब स्पीड नहीं बदलेगी, वेलोसिटी नहीं बदलेगी, क्या स्पीड नहीं बदलेगी, वेलोसिटी नहीं बदलेगी, स्पीड रिमेन्स सेम बट वेलोसिटी विल चेंज। तो स्पीड चेंज हो रही क्या? नहीं हो रही, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। उसी तरह से वेलोसिटी चेंज हो रही, इसलिए लीनियर मोमेंटम। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल की मोशन देखने के बाद उसके एप्लीकेशन देखे थे साइक्लोट्रॉन में। क्या था साइक्लोट्रॉन? सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स लाइक, कौन से चार्ज पार्टिकल? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, ड्यूटेरॉन्स, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। न्यूट्रॉन्स या फिर न्यूट्रल पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन ये एक्सेलरेट नहीं करेगा। इसका यूज क्या होता है? टू एक्सेलरेट पार्टिकल इनटू हाई वेलोसिटीज सो दैट इट शुड गेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसके बाद हम इसको यूज करते फॉर आर्टिफिशियल। उसमें क्या होता है? हेवी एलिमेंट को बम्बार्ड करेंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से तो वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, जिसमें हमें अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस मिलेंगे, और उसमें गामा रेडिएशंस को हम मेडिकल फील्ड में अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या था साइक्लोट्रॉन में? दो इलेक्ट्रोमैग्नेट विच विल प्रोड्यूस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो वो ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देंगे किसको? टू मेटेलिक सेमी सर्कुलर होलो डी शेप बॉक्स, एंड उसके बिटवीन जो स्पेस होगा उसमें हम क्या करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्लेस करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। डीज आर कनेक्टेड टू द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, जिसका पोटेंशियल होगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 4 वोल्ट, एंड फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज। उसमें अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमने प्रोड्यूस किया तो क्या होगा? अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से हे होईल है ना, क्या होईल? वो एक्सेलरेट हो जाएगा एंड स्पाइरल पाथ फॉलो करके उसको हम जब विंडो से बाहर आने के लिए अलाउ करेंगे तो वो टारगेट न्यूक्लियस पे जाके बम्बार्ड होगा। अगेन यहाँ पे सारे फॉर्मूले वही है जो सर्कुलर पाथ की केस में थे, जैसे रेडियस mv अपॉन वी क्यू, पीरियोडिक टाइम 2 पाई m अपॉन फ्रीक्वेंसी बी क्यू अपॉन काइनेटिक एनर्जी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन, फक्त एक एडिशनल फॉर्मूला अपन डिराइव केला होता स्मॉल टी, और स्मॉल टी को क्या बोला था? टाइमिंग्स इन विच पोलैरिटी ऑफ द डिश शुड बी रिवर्स। कितना होता है? कैपिटल टी बाय मतलब पाई m अपॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन हो गया, चार्ज पार्टिकल की मोशन हो गई। फिर आगे जाके देखा था चार्ज पार्टिकल इन बोथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें हमने देखा कि अगर पार्टिकल एंटर कर रहा है एंड तीनों भी कोलिनियर है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका पाथ चेंज नहीं करेगी। क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्सेलरेट करेगी या फिर रिटार्ड करेगी। एंड वहां पे एक स्पेशल कंडीशन थी, जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स बिकम इक्वल। तो उस केस में क्या होता है? v becomes e upon b, v becomes where v is the velocity, e is the electric field intensity, b का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का डिस्कशन होने के बाद उसी को कंटिन्यू किया था कंडक्टर के लिए, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें क्या चेंज हुआ? बस QVB रिप्लेस बाय ILB sin थीटा। I का मतलब
current, L length of the conductor, B magnetic induction, theta angle between direction of L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर था, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनकी इन बिटवीन का एंगल। ठीक है, तो उसमें जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या था? फोर्स, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, फिर उसको अप्लाई करके हमने क्या किया, कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद फॉर्मूला आ गया, डायरेक्शन वेरियस केसेस में फाइंड कर दी, फिर हमने करंट लूप लिया, जैसे पी क्यू आर एस था रेक्टेंगुलर, एंड जब भी हम किसी लूप को, करंट कैरिंग लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है? पहले पी क्यू आर एस है ना, तो उसमें से पी क्यू एंड आर एस पैरेलल एंड एंटी पैरेलल है, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है। रिमेनिंग टू साइड के ऊपर जो एक्ट होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, सो इट विल फॉर्म, and this torque is given by m b sin theta, where m is the डायपोल मूवमेंट। कितनी होती है डायपोल मूवमेंट? m इंटू 2l, नहीं, ये तो मैग्नेट नहीं है, NIA। करंट कैरिंग लूप की केस में कौन होगा? NIA। n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I एंड A डायपोल मूवमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट, टॉर्क मिल गया, उसके बाद में वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट द कॉइल। सेम थे इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्कल्स, क्या करेंगे? टाउ डी थीटा लेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा, मतलब एम बी इन ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस, पण जनरली थीटा 1 0 असतो, तो वर्क डन बनेगा एम बी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, एंड उस वर्क डन की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो माइनस ऑफ एम बी कॉस ऑफ थीटा, मतलब माइनस ऑफ एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एट थीटा 180, मिनिमम होगी एट थीटा, एंड 0 होगी एट, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डायपोल को रोटेट करने के लिए वर्क डन, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कुछ पढ़ने के बाद एक्चुअल में ये सब पढ़ा था हमने, जिसके लिए वो आता है मूविंग कॉइल। क्या होता है मूविंग कॉइल? गैल्वेनोमीटर, इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट और मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। कितना स्मॉल? लेस देन 10 मिली एम्पियर। वर्क्स ऑन द मैकेनिज्म, कौन सा? PMMC, एंड वाज डिजाइन बाय D. एर्सनवर्थ। इट इज ऑफ टू टाइप, सस्पेंडेड, पिवोटेड। पिवोटेड के काम नहीं, सस्पेंडेड में क्या होता है? टू स्ट्रॉन्ग पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, जिसके मैग्नेटिक फील्ड में हम सस्पेंड करेंगे कॉइल को, PQRS। कॉइल कैसी थी? कॉपर की, वाउंडेड ऑन रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम, देन इट इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, जिसके ऊपर मिरर अटैच की फॉर लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। अनदर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू द हेयर हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग, हेयर मतलब एकदम हेयर के शिप, ठीक है, बारीक बर काय, बरोबर है। ठीक है, तो वर्किंग क्या होगी? जब करंट फ्लो होगा, PQRS के ऊपर टॉर्क एक्ट होगा, वो डिप्लेक्ट होगा। डिप्लेक्ट करने के लिए जो टॉर्क होता है टाउ डी इक्वल्स टू क्या था? बिना। उसके बाद में स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, जैसे करंट स्टॉप होता है अगेन स्प्रिंग क्या करेगी? एक्सपांड होते टाइम रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगी, टाउ आर, विच इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब टाउ आर इक्वल्स टू सी थीटा। तो बिना इक्वल्स टू सी थीटा, उसके ऊपर से करंट आएगा C इंटू थीटा अपॉन NBA। C ट्विस्ट कांस्टेंट, थीटा N B A हो गया। ठीक है, तो ये करंट मिल गया। फिर उसके ऊपर से हमने देखा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हो गया। उसके बाद में देखिए गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। क्या होता है गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी में? d थीटा बाय di, मतलब di इतने करंट चेंज में कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर स्मॉल चेंज इन करंट के लिए लार्ज चेंज इन डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो हमने क्या किया? जो I इक्वल टू सी थीटा अपॉन NBA था, दोनों साइड में डिफरेंशिएट किया, क्या बना? di इक्वल टू C अपॉन NBA इंटू डी थीटा। तो डी थीटा अपॉन di बना NBA अपॉन
ये बन गई सेंसिटिविटी ऑफ mcg, ऐसा इक्वल टू डी थीटा बाई डी आई या फिर NBA अपॉन सी, मतलब सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बट लिमिटेशन है कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक इंडक्शन, लिमिटेशन थे, इसलिए हमने क्या किया था, वो नॉन मैग्नेटिक फ्रेम ऑफ एल्यूमिनियम के सेंटर में कोर में आयन कोर रख दी थी, जिसका काम दो काम थे, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, रेडियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, एंड दूसरा वो एडीज करंट वाली कंसेप्ट है जो हम ईएमआई में पढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि अगर सी को डिक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन सी को डिक्रीज नहीं कर सकते, क्यों, टूटून देन डायरेक्ट है ना। तो इस तरह से सेंसिटिविटी आ गई, ये करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए तो करंट सेंसिटिविटी को रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर से डिवाइड करना है, आर से, बट इन जनरल नाउ ऑनवर्ड अपन रेजिस्टेंस अगर गैलोनोमीटर का है तो उसको जी से डिनोट करते हैं, कळालं। ये हो गया ऑल अबाउट मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कळतंय ना। आता हे टॉपिक खूप पटपट का संपताय याचं रिझन, कंपॅरिझन लक्षात घ्या बाळा, मी पहिले सगळ्या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर केल्या होत्या, म्हणजे काही लोकांना असं वाटतंय की सर लयच पळवायला लागले, पण कळालं ना, अशी सिच्युएशन नाहीये। टॉपिकचं बघा, कंटेंट बघा काय ना, की मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहिले बायोट सॅवर्ट्स लॉ, तीन ऍप्लिकेशनचे 6 फॉर्म्युले, एम्पियर्स लॉ त्याचे 4 ऍप्लिकेशनचे 4च फॉर्म्युले, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल त्या 3 कंडिशन, पैरेलल येतो क्या, परपेंडिकुलर येतो क्या, एक्यूट एंगल येतो क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कॅरिंग कंडक्टर एकच फॉर्म्युला, ऍप्लिकेशन नाहीच आहे। देन फोर्स एक्टिंग ऑन लूपवर फोर्स काढण्यासाठी आपण नवीन अप्लाई करत नाही, जो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर था वही अप्लाई किया। उसके बाद में बस फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर रह गया, लाइक करंट अट्रैक्शन, अनलाइक करंट रिपल्शन, फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ए, खत्म। एंड इसका ही एप्लीकेशन मूविंग कॉइल गॅलोमीटर में, कळालं ना। आणि हे कसे आहेत ना, कन्सेप्ट बेस्ड एवढेच फॉर्म्युले, त्या फॉर्म्युल्यावर येणारे क्वेश्चन हे डायरेक्ट तसेच येतात, त्यामुळे याचे ऍप्लिकेशन्स नाही। जसं 1D 2D मध्ये काय होतं, कायनेमॅटिकल इक्वेशन 3च, बट हे 3 इक्वेशन अप्लाय करण्याच्या 300 मेथड्स, बरोबर आहे की नाही। त्यामुळे 1D ला वेटेज नसेल तरी पण आपल्याला शिकवायला टाइम लागत होता, कळालं ना। त्यामुळे आपण सिलेबस पळवत नाहीये, पळवायची आपल्याला गरज पण नाहीये, वी आर ऑलरेडी टू मच आहे, आपल्या काही सिलेबस पडले म्हणजे काय पेंडिंग पडलेला नाही, कळालं ना। त्यामुळे असं डोक्यात येऊ देऊ नका, फक्त जे तुम्हाला वाटतंय ना सर फास्ट होते थोडंसं, आमचं प्रिपरेशन होत नाहीये किंवा कळत नाहीये किंवा वर्कशीट सॉल्व येत नाहीये, हे डिस्कस करा, कारण जोपर्यंत तुम्ही सांगणार नाही तुमचे प्रॉब्लेम, आपण त्यावर काहीच नाही करू शकत, कळालं ना। जे येऊन प्रॉब्लेम सांगतात त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व होतात, म्हणजे सांगतच नाही, फक्त त्यांच्या डोक्यामध्ये जर ते प्रॉब्लेम येतात, लक्षात घ्या अल्टिमेटली लॉस तुमचा होणार आहे बाळांनो, कळालं ना। काय होणार की समजा ठीक आहे सर पळवताय, तुम्हाला असं वाटतंय ना, येऊन भेटा सरांना एकदा, सर का पळवताय म्हणून, बरोबर आहे की नाही। मग डिस्कशन होऊन काही तर त्यावर सोल्युशन निघेल ना। जर आपण डिस्कस करून पण प्रॉब्लेम सॉल्व नाही झाला तर लेट इट गो, कन्सिडर करून चालू की पळवताय मग आपल्याला काही पळायचं नाही म्हणून आपण शांत बसून जायचं त्या ठिकाणी। बट तुम्ही जर डिस्कसच नाही केलं तर त्या केसमध्ये आपल्याला सोल्युशन फाइंड करता येणार नाही। कॉमन हा, कोणाला एकासाठी नाही बोलत मी, इन जनरल सगळ्यांसाठी बोलतोय, कारण या टॉपिकला तोच पार्ट होतो, पहिले डोक्यात असतं की लय अवघड आहे, बरोबर आहे, आणि एवढे अवघड असून पण एका महिन्यात सगळे संपायला लागले, असं कसं, बरोबर आहे ना। जसं तुमच्या बायोलॉजीमध्ये जेनेटिक्स आहे, बरोबर आहे, जेनेटिक्स किती टॉपिक आहे जेनेटिक्सला, 3 टॉपिक आहेत, आणि एक्झाम मध्ये येणारे क्वेश्चन्स किती जेनेटिक्स वर, 15 आणि मागच्या वेळी 18 होते, ठीक आहे ना। एक अराउंड 20 क्वेश्चन, 20% वेटेज फक्त जेनेटिक्स, बरोबर आहे। मग वाय घेतला, छोटा घेतला की मोठा घेतला, है ना, 1/2 घेतलं की 3/4 घेतलं, बरोबर आहे की नाही। मग ह्या डिपेंड करतं की तुम्हाला जर बेसिक्स पासून त्याच्या, जसं आपण ते असं काहीतरी चर्चेमध्ये ऐकायला आलं माझ्या की मुलगा हा वंशाचा दिवा असतो, बरोबर आहे की नाही, आणि हेच बायोलॉजिकली आणि जेनेटिकली प्रूव्हन, माहिती आहे तुम्हाला। जेनेटिक्स सुरू कधी झालं होतं, कुठं झालं होतं, DNA फिंगर प्रिंटिंग वगैरे काहीतरी असतं तुमचं, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन सगळ्यात पहिले कशासाठी केलं होतं, कुठं केलं होतं ऍप्लिकेशन, त्यांनी काय प्रूव्ह केलं होतं, मला कुठलाही याच्यामध्ये इश्यू क्रिएट करायचं नाही, हे फक्त हे बायो
व्हेरी गुड, असं स्टडी करा. तो मेन प्रॉब्लेम असा असतो, कसा असतो हा, तर टॉपिकचा कंटेंट कळालं ना, मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एवढाच कंटेंट आहे, याला आपण एक्सटेंडच करू शकत नाही. कळालं ना? त्यामुळे असं डोक्यात येऊ देऊ नका. जर येतंय ना तर डिस्कस करा. ज्या दिवशी जो प्रॉब्लेम आला तो डिस्कस करा. क्वेश्चन सॉल्व्ह होत नाहीये त्यालाही आपल्याकडे सोल्युशन आहे. तुम्हाला वाटतं टॉपिक पळवल्या जातोय, डिस्कस केल्यानंतर मी एक्सप्लेन करतो ना खरंच पळवल्या जातोय की काय होतं. आता मला एक सांगा तुम्ही, इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये आपण टॉर्क ऍक्टिंग ऑन डायपोल, वर्क डन रिक्वायर्ड टू डायपोल, पोटेन्शियल एनर्जी स्टोर्ड इन डायपोल और रोटेटिंग द डायपोल, हे सगळ्या कन्सेप्ट तिकडे बघितल्या होत्या. चेंज काय झाला? एम रिप्लेस बाय पी, म्हणजे पी रिप्लेस बाय एम, ई रिप्लेस बाय बी. याच्यामध्ये नवीन काय करणार आहे ना आपण, परत त्याच डायग्राम काढून फोर्स कसा ऍक्ट होतो, टॉर्क कसा ऍक्ट होतो, ते परत रिपिटेशनची आवश्यकताच नाहीये. येते लक्षामध्ये? तर अशी कुठली सिच्युएशन नाहीये. डोक्यात येत असेल तर डिस्कस करा, नाही डिस्कस केलं तर अल्टिमेटली लक्षात घ्या, जे चालू आहे प्रोसेस ती चालणार आहे. तुम्ही न डिस्कस केल्यामुळे तुम्हाला असं वाटत असेल की खूप काहीतरी आम्ही सांगू की खूप पळवलो शेवटी शेवटी म्हणून आम्हाला आलं नाही. कळालं ना? म्हणजे तुम्ही रिझन कलेक्ट करताय आणि या रिझनचा काहीही फरक पडत नाही कोणत्याच क्लासवाल्याला नाही, आपल्याला नाही, असं नाही. तुमचा जर रिझल्ट नाही आला, लक्षात घ्या, तर कोणाचा खूप काही मोठा लॉस होतो का? तुम्ही समजा सांगितलं की हे सर असेच करताय तसेच करताय, हे आपण सांगू नंतर, हे नंतर सांगून तुमचा काही उपयोग नाही, तुमची लाईफ तिथं डिस्टर्ब झाली. बेटा आता त्यावर कसं प्रॉब्लेमचं सोल्युशन काढता येईल त्यावर फोकस करा. कळालं ना? तर मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सुरू कधी झाला, स्टार्ट कधी झाला, कळालं का? हे मी इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्येच तुम्हाला सांगितलं होतं. एकदा इलेक्ट्रोच्या कन्सेप्टवर वर्क करा. यासाठी इलेक्ट्रोला आपण खूप टाइम दिला होता, बरोबर आहे. रोज रिव्हिजन घेऊन, ओरल्स कंडक्ट करून तुमचं सगळं ते प्रिपेअर झालं होतं. मग इलेक्ट्रोमधून आपण पोटेन्शियल मध्ये कधी आलो, पोटेन्शियल मधून कॅपॅसिटर कधी आलं, कॅपॅसिटरचा करंट कधी आला, आणि करंट चालू असताना मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कधी सुरू झाला, आणि हा सुरू असताना मॅग्नेटिकच्या 60% कन्सेप्ट कधी कंप्लीट झाल्या, आणि ईएमआय कधी सुरू होईल, एसी कधी संपेल, इथपर्यंत तुम्हाला तो डिफरन्स कळणारच नाही. कळालं ना? कारण हे सगळं इंटरकनेक्टेड आहे. तर फॉर एक्झाम्पल आता आपण मॅग्नेटिझम सुरू केला, आजचा आपला शेवटचा पॉईंट आहे कुठला? एमिटर अँड व्होल्टमीटर. हा मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंटचा नाही, हा करंट इलेक्ट्रिसिटीचा आहे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. हे झालं की आपण मॅग्नेटिझम सुरू करणार. मॅग्नेटिझम म्हणजे काय असतं? टेंडन्सी associated with magnet or current carrying conductor to produce magnetic field around it. Magnetic field space around the magnet in which any other magnet or current carrying conductor will experience force of attraction or repulsion. It is represented by magnetic lines of force. क्या होता है? curve to which tangent drawn at any point gives the direction of non-uniform magnetic field at the given point. Then एक ही property different है, बाकी similar to that of electric lines of force. कौन सी different है? It forms closed loop starting from north pole ends on south pole, outside the magnet but inside the magnet, from south pole to north pole. Clear है? Then magnetic flux आ गया, magnetic induction आ गया, permeability आ गई, then magnetic pole strength, magnetic dipole moment, magnetic axis, magnetic equator. झालं? हे मॅग्नेटिझमचा सगळा जो कंटेंट आहे तो आपला 60% ऑलरेडी आपण कव्हर अप केलाय. कधी? त्या एका लेक्चरला. मग ते ज्या लेक्चरला नव्हते त्यांच्या लक्षात काय येईल? अरे मॅग्नेटिझम असं कसं झालं मॅग्नेटिझम? आपलं बाकी काय फक्त दोनच पॉइंट. एक जिओमॅग्नेटिझम, जिओमॅग्नेटिझम मतलब अर्थ मैग्नेटिज्म, एंड दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल्स फेरो फैराडाई, उनका हिस्ट्रेसिस, उनमें डेव्हलप होण्याला मॅग्नेटिक इंडक्शन. बाकी मॅग्नेटिझमचा कंटेंट ऑलरेडी आपला कम्प्लीट झाला. कळालं ना? मग हे कन्सिस्टंट असलं तर आपल्याला ह्या लिंक लागतील. जर आपण त्या एका लेक्चरला अब्सेंट असेल तर मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रश्नच नाही कळायचं. म्यू नॉट आपण 4 का घेतलं, म्यू नॉटला 4 का म्हणताय, इथून सगळे गोल सुरू होतात. आणि मॅग्नेटिझमचं तर फक्त आपण कंटेंट फक्त रिवाइज करणार इथं की झालंय आपलं म्हणून. कळालं ना? तर या गोष्टीवर थोडंसं वर्क करावं लागेल तुम्हाला, रेग्युलर यावं लागेल, रेग्युलर स्टडी करावं लागेल. काय काय झालं ऍटलिस्ट याचं रेकॉर्ड तुमच्याकडे असलं पाहिजे, तेव्हा तुमच्या लक्ष देईल. ठीक आहे? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये लास्ट पॉइंट था कल का. कल का मतलब डे बिफोर कल का एमीटर. शुरू नहीं किया था, बस कंसेप्ट क्या थी वो एक्सप्लेन किया था. अरे काय झालं? परत एकदा फ्रॉम स्टार्ट. मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काय काय असतं? सबसे पहले नहीं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले ऑर्स्टेड, ऑर्स्टेड से रिलेटेड 3 कंक्लूजन. देन बायोट सावर्ट्स लॉ, बायोट सावर्ट्स लॉ, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर. देन उसके एप्लीकेशंस. देन नेक्स्ट चैताली, ऋषिकेश, येतोय का आवाज आता? मग हे ऑनलाईन करणाऱ्यांना असा कधी कधी आवाज बंद होतो जेव्हा सेन्सिटिव्ह विषय आपण डिस्कस करत असतो. ठीक आहे ना? तर हां, बायोट सावर्ट्स लॉ उसके एप्लीकेशंस, एम्पियर्स लॉ उसके एप्लीकेशन, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप,
work done in rotating the loop, then potential energy stored in rotating the current carrying loop in external magnetic field. उसके बाद moving coil गैलोनोमीटर. गैलोनोमीटर में दो ही फॉर्म्युले इंपॉर्टंट, एक सीता इक्वल टू बीना म्हणजेच I इक्वल टू सी थीटा अपॉन NBA, सेंसिटिविटी इज NBA अपॉन C, संपलं. ठीक है. उसके बाद में एमीटर, राइट डाउन एमीटर लिहिलं होतं का? क्या होता है एमीटर? मतलब इज कॉल्ड एज एमीटर. एमीटर मतलब है क्या? उसके 2 to 3 पॉइंट्स लिख के दिए थे शायद से, है ना. सबसे पहले डिवाइस यूज टू मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट दैट इज ग्रेटर देन 10 मिली एम्पियर. इसके बाद में वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कॉइल ऑफ MCG इज नोन एज एमीटर, या फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन अ शंटेड PMMC गैलोनोमीटर इज कॉल्ड एन एमीटर. मतलब जो मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर होता है, एक्चुअल में मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर ये कॉइल है जिसके सराउंडिंग में इस तरह से क्या होता है, दो हॉर्स टू मैग्नेट्स होते हैं. ये सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है. ये कॉइल के ऊपर यहाँ पे वाइंडिंग होती है, यहाँ पे एक करंट आता है इनपुट, ये दूसरा करंट यहाँ से जा रहा है दैट इज आउटपुट. इस कॉइल के ऊपर हम यहाँ पे फिक्स करते हैं एक पॉइंटर को, एंड ये पॉइंटर जो है इस तरह से एक सर्कुलर स्केल होती है, इसके ऊपर मूव करेगा. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ठीक है. इस तरह की स्केल होगी, यहाँ पे पॉइंटर होगा यहाँ से, और ये कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे. एंड ये जो पूरा सेटअप आपको दिख रहा है ये काहीच नाही दिसणार, कारण ये मेटल बॉक्स मध्ये पॅक रहेगा. बस इतनी आपको ग्लास की विंडो प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर हम रीडिंग देखेंगे. ये कौन है? मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर. ये एमीटर नहीं है. ये कौन है? मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर. कौन है ये? मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर. क्लियर है. इसमें मैकेनिज्म वही है, करंट आ गया, कॉइल है, टॉर्क एक्ट होगा, डिप्लेक्ट होगी. इसके डिप्लेक्शन से ये पॉइंटर क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा. समझ में आ रहा है? तो पॉइंटर जहां पे मूव कर रहा है वो रीडिंग मिलेगी हमें इलेक्ट्रिक करंट की. इस तरह से हम करंट डिटेक्ट भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं बाय यूजिंग मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर. लेकिन इसका प्रॉब्लम हमने देखा है कि कॉइल सस्पेंड करने के लिए जो हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर यूज की थी वो एकदम सेंसिटिव, एकदम डेलिकेट होती है. तो थोड़ा लार्ज करंट अगर यहाँ पे फ्लो हो गया, करंट लार्ज हो गया मतलब डिप्लेक्शन ज्यादा होगा. डिप्लेक्शन ज्यादा होने से फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर कैन ब्रेक हो सकती है. वो ब्रेक हो गई म्हणजे काही कामच राहिलं डिवाइस आपलं. इसलिए हम यहाँ से लार्ज करंट फ्लो ही नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना है, आगे करंट मेजर करना है जो लार्ज प्रैक्टिकल सब करंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट का होता है. तो उसके लिए हम यूज करेंगे एमीटर. लेकिन एमीटर के लिए हम कोई नया मैकेनिज्म, नया प्रिंसिपल बना ही नहीं सकते. बेसिक इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वही हेल्प करने वाला है हमें टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट. मतलब पूरा मैकेनिज्म ये सेम रहेगा. बस हमें क्या करनी है एडजस्टमेंट, कि इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है वो कॉइल को डैमेज करेगा. इसलिए करंट एमीटर के अंदर तो जाना चाहिए लेकिन इस कॉइल में से नहीं जाना चाहिए. औरंगाबाद खूप मोठी MIDC आहे. सगळ्या ट्रक जर सिटीमध्ये घुसल्या, सगळे रस्ते खराब होईल, लोकांना फिरायला पण रस्ता नाही भेटणार. बरोबर आहे. मग आपल्याकडे दोन ऑप्शन आहे, एक तर सगळ्या ट्रक्स वगैरे हेवी व्हेकल्स आहे त्यांना यूज द्यायचं नाही, बट आल्याने तर आपली MIDC चालेल का? मग आपल्याला दोन्ही पण कंडिशन, हेवी व्हेकल्स पण आले पाहिजे, सिटी पण सिक्युअर राहिली पाहिजे. काय करता येईल आपल्याला? सिटी मधून पाठवायचेच नाही, काय करायचं, सगळ्या बायपास करायच्या. इथं पण आपण काय करणार, सिंपल एडजस्टमेंट है. इसके पैरेलल में यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे. ये इतना छोटा होगा कि ऑलमोस्ट मोर देन 99% करंट जो है वो इसी पाथ से ट्रैवल करेगा. समझ में आ गया? बट यहाँ पे हम एडिशनल में वर्क क्या कर रहे हैं कि इन दोनों में फ्लो होने वाला जो करंट है उनका रिलेशन हमें मालूम होता है. ये n की वैल्यू हमें मालूम होती है. म्हणजे प्रैक्टिकली एमीटर जो है वो मेजरमेंट किसकी करेगा? करंट की. कौन से करंट की? जो गैलोनोमीटर में से फ्लो हो रहा है. मतलब जो अगेन कौन सी रेंज का होगा? मिली एम्पियर की रेंज का. समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे पास ये रिलेशन है n. क्या है रिलेशन हमारे पास? n. अब क्या हो रहा है? n की मीनिंग समझो. I मतलब टोटल करंट जो हमने एमीटर के अंदर सेंड किया था. IG मतलब करंट थ्रू गैलोनोमीटर. मतलब गैलोनोमीटर में से जो करंट फ्लो होता है एक्चुअल उसके n टाइम्स होता है. ये रिलेशन हम फाइंड करते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको प्रिंट करके बोला जाता है इंटू 500. अब ये इंटू 500 में 500 मतलब कौन हो गया? n हो गया. इसका मतलब जब हम रीडिंग ले रहे थे हमें करंट की रीडिंग यहाँ पे दिख गई 1 मिली एम्पियर. कितना शो कर रहा है ये? 1 मिली एम्पियर. मिली मतलब कौन? 10 की पावर -3. ये कौन हो गया? IG. एंड इसके ऊपर से अगर मुझे टोटल करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ n टाइम्स ऑफ IG. n कितना है? 500 इंटू 10 की पावर -3 मतलब 0.1. इतना लार्ज करंट था जो 500 टाइम्स कैपेसिटी है.
गैलोनीमीटर का करंट मेजर करने का जो कैपेसिटी है उसके 500 टाइम्स लार्जर करंट फ्लो हो गया, फिर भी हमने वहां पे इसकी रीडिंग ली, मेजरमेंट ली। 0.5 एम्पियर। क्लियर है? अगर यहाँ पे रीडिंग हम ले रहे हैं उसकी वैल्यू अगर हमें 2 मिली एम्पियर आ रही है तो इसका मतलब टोटल करंट कितना बनेगा? अभी 2 इंटू 10⁻³ इंटू 500 है, मतलब कितना आएगा? 1 एम्पियर। कितना आएगा? 1 एम्पियर। समझ में आ रहा है? म्हणजे आपण काहीच करत नाही, फक्त बायपास करतोय करंट। तो क्या बनता है? गैलोनीमीटर बनता है एमीटर। अब तीनों डेफिनेशन अगेन पढ़ो। क्लियर हो गया? एमीटर गैलोनीमीटर क्या है? एमीटर मतलब गैलोनीमीटर ही है, नया कुछ नहीं है। ठीक है, बस क्या करना है? करंट को बाईपास करना है। क्लियर है ये? अब यहाँ पे देखो, इसकी सिंप्लीफाइड डायग्राम हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते कि सपोज ये गैलोनीमीटर था, हमने इसमें से फ्लो होने वाले करंट को बाईपास कर दिया। अब ये गैलोनीमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी है, यहाँ पे शंट है, पैरेलल एडजस्टमेंट है, इसलिए इस रेजिस्टेंस को हम एस बोलते हैं। यस मतलब शंट, शंट मतलब पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट एंटर करेगा आई, इसको हम दो ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे हैं। एक करंट जो गैलोनीमीटर में से फ्लो होगा दैट विल बिकम IG, दूसरा करंट जो शंट में से फ्लो हो रहा है दैट विल बिकम IS। इसका मतलब दो रेजिस्टेंस है विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर। तो पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल रिमेन्स सेम। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस G इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस S। क्लियर है? मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कौन होता है? V मतलब कौन? IR। तो गैलोनीमीटर में से फ्लो होने वाला करंट IG है, तो क्या बनेगा? ये IG इंटू कैपिटल G। वैसे ही ये क्या बनेगा? IS इंटू S। ये इक्वेशन आपको एमीटर रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे। अब इसमें हमें मालूम है KCL अगर अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो I इक्वल्स टू कौन है? IG प्लस IS है। I इक्वल्स टू कौन है? IG प्लस IS है। तो इसके ऊपर से अगर मैं यहाँ पे IG को रिप्लेस करूंगा तो IG बनेगा I माइनस IS। इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या बनेगा? I माइनस IS इंटू कैपिटल G इक्वल टू IS इंटू क्या होगा? S होगा। तो S इक्वल्स टू क्या बनेगा? I माइनस IS इंटू कैपिटल G अपॉन I। यस, हे सिंपल मॅथेमॅटिक्स, फक्त इकडचं तिकडे घेऊन रिकामे कामं करायचे। कळालं? मतलब अगर हमें करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड गैलोनीमीटर का रेजिस्टेंस दिया तो S बनेगा I माइनस IS अपॉन IS इंटू G। उसी तरह से अगर हमें IG के फॉर्म में डेटा दिया है तो हम क्या करेंगे? फिर IG इक्वल्स टू लेंगे I माइनस, या फिर IS इक्वल्स टू लेंगे I माइनस IG। तो इससे हमें शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिलेगा S इक्वल्स टू IG इंटू कैपिटल G इक्वल टू IS इंटू यस है, इसमें IS को रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या बनेगा? S इक्वल्स टू पागल IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कळतो का काही? I माइनस IG क्या है? IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। ये आ गया शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो पण तेच होता, बट इन जनरल जो है ना, IS देने की जगह पे वो IG देते हैं। अगर IS दिया तो हम ये यूज कर सकते हैं। चलो हो गया। S इक्वल्स टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। जैसे कि व्हाट रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, या व्हाट रेजिस्टेंस इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, what resistance is to be connected in parallel with
गैलोनोमीटर of resistance 60 ohm, 60 ohm, so as to measure a current of 2 ampere, ब्रैकेट में लिखो करंट कैपेसिटी और करंट मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ गैलोनोमीटर वाज 5 मिली एम्पियर. पहिले क्वेश्चन रीड करा तो समजतोय का बघा, सॉल्व करणं खूप सोपं आहे. बोला क्या है क्वेश्चन में, एक गैलोनोमीटर है और गैलोनोमीटर की इनिशियल करंट मेजरिंग कैपेसिटी कितनी है, 5 मिली एम्पियर है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 60 ओम है, और उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एमीटर में, जिसने क्या करना चाहिए, करंट ऑफ 1 या 2 एम्पियर इतना करंट मेजर करना चाहिए. तो हमें कौन सा रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट करना, यानी कि हम यहाँ पे गैलोनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऐसे ही बोल सकते हैं कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैलोनोमीटर इनटू एमीटर व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन शंट, या फिर हाउ टू कन्वर्ट गैलोनोमीटर इनटू एमीटर, एवढंच सांगतील आणि बाकी डेटा देते. तो हमें क्लियरली अभी मालूम हो गया कि हर बार जब भी गैलोनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट होता है एक ही एडजस्टमेंट होती है, क्या, पैरेलल में एकदम छोटा रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं. तो कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, यस कैलकुलेट करना है. अभी फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था इसके लिए, IG अपॉन I माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी. अब यहाँ पे IG कितना है, 5 मिली एम्पियर, G कितना है 60, तो 60 इंटू 5 300 इंटू 10 टू द पावर -3 म्हणजे 0.3. क्लियर. अब डिनोमिनेटर में I माइनस आई जी देखो, I कितना है 2 में से 0.005 कितना बनेगा, 1.995, अप्रोक्सीमेटली 2 ही होता है, तो हम उसको एज इट इज रखेंगे 2. तो कितना आ रहा है ये 0.15 ओहम, 0.15 ओहम इतना रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, गैलोनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर है. चलो फिर से हमने क्या देखा था, आई जी इंटू कैपिटल जी इक्वल्स टू होता है आई एस इंटू कैपिटल एस. इससे हमें एक रिलेशन तो मिल गया. अगर हमें एस कैलकुलेट करना है शंट रेजिस्टेंस तो क्या होता है, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी. बट आई इक्वल्स टू होता है एन टाइम्स ऑफ आई जी, इसी के ऊपर डिपेंडेंट है एमीटर की वर्किंग. आई इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ आई जी. तो इसको अगर मैं अबव इक्वेशन में पुट करूंगा तो एस इक्वल्स टू क्या बनेगा, आई जी अपॉन आई जी इन ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू कैपिटल जी. समझाऊन घ्या काय केले मी, एक स्टेप स्किप केली. ये बनेगा एन आई जी माइनस आई जी, दोनों में से आई जी कॉमन लिया, ब्रैकेट में कौन है एन माइनस 1, जी जी कट हो गया, यानी एस इक्वल्स टू आ रहा है जी अपॉन एन माइनस 1, एंड इसके ऊपर से मुझे चाहिए एन, तो एन इक्वल्स टू कितना बनेगा, बघून घ्या लगेच होऊ नका म्हणून. काय केलं आपण, एन माइनस 1 इधर लेके गए, एस डिनोमिनेटर में गया, तो एन माइनस 1 इक्वल टू जी बाई एस, -1 उधर गया +1, तो एन इक्वल टू जी बाई एस +1, जी बाय एस +1 में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जी प्लस एस अपॉन एस, फक्त मी एस अगोदर लिहिलं बरं वाटतं म्हणून, तो एस प्लस जी अपॉन एस. क्लियर. तो मतलब अभी जो गैलोनोमीटर हमने बनाया था उसमें एन की वैल्यू कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करनी. तो अगर ये आई एंड आई जी मालूम है तो ये फॉर्म्युला यूज करने की जरूरत ही नहीं है. इथं आपल्याला आई आणि आई जी दिलं होतं ना दोन्ही पण. तो क्या होता है आई इक्वल्स टू, पहिले बोर्डवर बघा नंतर लिहून घेत जा, लिहून घेणं इंपॉर्टंट नाही आहे, कळालं ना. आता ऐसे हो रहा था सब. आई इक्वल्स टू क्या होता है एन टाइम्स ऑफ आई जी, तो एन इक्वल्स टू क्या बनेगा आई अपॉन आई जी. आई कितना दिया है 2, आई जी कितना है 5 मिली एम्पियर है, मिली -3 थे ऊपर जाके +3 अपॉन बनेगा 5, तो ये 20/5 मतलब कितना बना 400, कितना आ गया एन 400. मतलब करंट अगर मेजर हो रहा है 1 मिली एम्पियर, इसका मतलब एक्चुअल में कितना है 0.4 एम्पियर है. करंट मेजर हो रहा है 5 मिली एम्पियर, एक्चुअल में कितना है
2 एम्पियर नहीं कळत है। I इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ आई जी कर रहे हैं अपन। गैलोनीमीटर जो करंट मेजर करेगा उसको 400 से मल्टीप्लाई करना है। गैलोनीमीटर ने मेजर किया 1 मिली एम्पियर, तो एक्चुअल में करंट कितना मेजर करेंगे हम 0.4। अगर एमीटर ने मेजर किया, सॉरी गैलोनीमीटर ने मेजर किया 5 मिली एम्पियर, तो टोटल करंट कितना लेना पड़ेगा 2 एम्पियर। कळालं ना, फक्त एवढंच करायचे असते ऍडजस्टमेंट। अभी सेम यहाँ पे एन की वैल्यू क्रॉस चेक करेंगे। एन इक्वल टू एस कितना है 0.15, जी कितना है 60 अपॉन 0.15, तो एन इक्वल्स टू कितना आ रहा है 60 प्लस 0.15 मतलब 60 है, डिवाइडेड बाय 0.15 अगेन 400। आय आणि आय जी असेल डायरेक्ट करा, नसेल तर हा पण खूप जास्त इंपॉर्टंट फॉर्म्युला, ठीक है। आई एम एन इक्वल टू एस प्लस जी अपॉन एस, एन इक्वल टू एस प्लस जी अपॉन एस, मतलब एमीटर पूछूंगा तो मुझे ये दो फॉर्मूले रिक्वायर्ड होंगे, एस इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, एंड एन इक्वल टू एस प्लस जी अपॉन एस, एस प्लस जी अपॉन एस। अभी और भी फॉर्मूले हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, जितने यूजफुल नहीं इतने, लेकिन कर सकते हैं हम। कैसे? जैसे भी फिर से इक्वेशन क्या था, आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई एस इंटू एस, और हमें फाइंड करना है आई जी को। तो आई जी फाइंड करने के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, आई जी इक्वल्स टू आई एस अपॉन जी इंटू एस, बट हम आई एस को रिप्लेस कर सकते हैं बाय आई माइनस आई जी से, मतलब डायरेक्ट आई एस दिया तो ये फॉर्मूला बने, लेकिन आई एस गिवन नहीं है तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा आई माइनस आई जी से। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, आई जी इंटू कैपिटल जी इक्वल्स टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। कळतंय ना, एक एक स्टेप स्किप करतोय मी, नाही कळाल तर मला सांगा। फक्त हे ब्रॅकेट मध्ये काय होतं, आई एस मतलब आई माइनस आई जी इंटू एस था, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। अब आई जी एक साइड में लेंगे तो क्या होगा, आई जी इन ब्रैकेट एस प्लस जी इक्वल टू आई इंटू एस। तो हमें फाइनली आई जी के लिए फॉर्मूला मिल गया यस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। अगर सिर्फ पूछा जा रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू गैलोनोमीटर, इफ गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50 ओम, शंट रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, एंड करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एमीटर इज 10 एम्पियर, तो आईजी कितना होगा, इसमें वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन इस प्रोसेस से भी डिराइव कर सकते हैं, या फिर हमें मालूम है आई इक्वल्स टू क्या होता है एन टाइम्स ऑफ आई जी। आई इक्वल्स टू एन मतलब क्या था एस प्लस जी अपॉन एस इंटू आई जी, यानी कि आई जी इक्वल्स टू क्या बन रहा है यस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। फिनिश। कळालं ना, इकडनं करा तिकडनं करा, कुठलंही लक्षात ठेवा, बट हा फॉर्म्युला पण आपल्यासाठी इंपॉर्टंट आहे। आई जी इक्वल्स टू एस प्लस जी, सॉरी एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। उसी तरह से हम आई एस कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एस कितना आएगा, आई एस बोलो, अब सेम प्रोसेस होगी, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई एस इंटू एस है, रिक्वायर्ड क्या है आई एस। तो आई एस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आई जी को रिप्लेस करेंगे आई माइनस आई एस से, फिर जी को अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा आई इंटू जी माइनस आई एस इंटू जी, असं येईल ना, आई इंटू जी माइनस आई एस इंटू जी इक्वल टू, ये सेम है आई एस इंटू एस। हमें आई एस चाहिए, उधर जाके कॉमन लेंगे तो क्या बचा, आई इंटू जी इक्वल्स टू आई एस इन ब्रैकेट एस प्लस जी, यानी आई एस इक्वल्स टू क्या आ रहा है जी अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। ये हो गया करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस, ये हो गया करंट थ्रू गैलोनोमीटर। संपलं, एमीटर में इतने याद रख काय काय। सबसे पहले एमीटर मतलब क्या है, शंटेड पीएमएमसी गैलोनोमीटर है, मतलब छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मतलब आई जी जी इक्वल टू आई एस इंटू यस, एंड इक्वेशन क्या होता है आई इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ आई जी, जिसमें शंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे एस इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी से, एन कैलकुलेट करेंगे बाय एस प्लस जी अपॉन एस से, फिर अगर आई जी कैलकुलेट करना है यस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई, आई एस कैलकुलेट करना है जी अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। दिस इज ऑल अबाउट एमीटर। याच्या अगोदर स्लाइड घेऊ का, लिहिलंय याच्या पण अगोदर, हे झालं लिहून, हो की नाही, हे हे झालं,
write down with star mark. An ideal emitter has zero resistance. मतलब जो पैरेलल में हम कनेक्ट कर रहे हैं ना, आइडियल कंडीशन कब बनेगी उसकी, अगर उसमें रेजिस्टेंस ही जीरो बनेगा, मतलब उसमें टोटल करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा आगे, बट प्रैक्टिकल एमिटर हैज फाइनाइट बट वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। आइडियल कंडीशन है तो जीरो रेजिस्टेंस, बट प्रैक्टिकल है तो फाइनाइट एंड वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, दैट इज वोल्ट मीटर। बनता है फ्रॉम एमसीजी इटसेल्फ। वैसे भी क्या होगा, मूविंग कॉइल गैलोमीटर ही होगा, नया कुछ नहीं हो सकता वहां पे, ठीक है। सो राइट डाउन वोल्ट मीटर। क्या करना पड़ेगा वोल्ट मीटर के लिए, एमीटर में क्या कर रहे थे हम, सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे, क्या पैरेलल में, पैरेलल में, तो वोल्ट मीटर में क्या होगा, सीरीज होगा। एमीटर में क्या था, एक्सट्रीमली स्मॉल रेजिस्टेंस था, तो वोल्ट मीटर में क्या होगा, लार्ज रेजिस्टेंस होगा। कड़ा ना। अब लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, देखो कि जब वोल्ट मीटर की बात आती है तो वोल्ट मीटर में क्या होगा, ये जो डायग्राम थी ये सेम रहेगी। क्या चेंज होगा, अभी हम पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे, करूं क्या मॉडिफिकेशन, हम पैरेलल में कुछ भी कनेक्ट नहीं करेंगे, अभी क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब सीरीज में क्या कनेक्ट करेंगे, हाई रेजिस्टेंस नहीं, वेरी हाई रेजिस्टेंस। कितना हाई दिसतोय, इतना हाई रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और ये सीरीज का रेजिस्टेंस इसलिए हम बोलेंगे इसको आरएस। अब इससे क्या होगा, गॅलॅनिमीटर कॉइल में ज्यादा करंट नहीं आना चाहिए, हमारा एक ही एम है, बराबर। एवढा मोठा रेजिस्टेंस पाहिला की करंट येईल का, मतलब फिर से मूविंग कॉइल गैलोमीटर जैसे था वैसे सेफ रहेगा, कड़ा लो ना। तो ये एडजस्टमेंट है यहाँ पे, करंट को आने नहीं देना इसके अंदर। अब ये वर्क कैसे करता है समझ में आएगा, पहले इसके एडजस्टमेंट पढ़ते। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे फिर, हाँ लिया हमने, डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points, potential difference between 2 points, and according to adjustment, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, a very high resistance, a very high resistance when connected, very high resistance when connected in series, very high resistance when connected in series with coil of MCG, very high resistance when connected with coil of MCG is called as or is defined as voltmeter. म्हणजे एमीटर आणि व्होल्टमीटर हे कोण आहेत, प्रॅक्टिकली मूविंग कॉइल गॅलोमीटरच है, डिफरेंट काहीच नहीं त्यांच्या वर्किंग मध्ये, ठीक है। अब देखो वोल्टमीटर में क्या था, जो गैलोमीटर है वो एज इट इज रहेगा, बस उसके सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे आरएस। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है इसका मतलब फ्लो होने वाला जो करंट है आईजी, मतलब गैलोमीटर में से फ्लो होगा, वही करंट सीरीज रेजिस्टेंस में से भी फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है। बस यहाँ पे क्या डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैलोमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस, ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो पहले केस में हमने लिखा था पोटेंशियल अक्रॉस जी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नेट पोटेंशियल मतलब V इक्वल्स टू VG प्लस VS, कळलं का। बट VG मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैलोमीटर क्या होगा, IG इंटू कैपिटल G, VS का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RS क्या होगा, IG इंटू RS, IG तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, IG इन ब्रैकेट G प्लस RS। हमें कैलकुलेट करना है RS, तो RS इक्वल्स टू क्या बनेगा,
होगी। मतलब व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद कॉइल ऑफ एमसीजी वोल्ट मीटर। ऐसे अगर पूछा जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी, वेयर V का मतलब कुठला पोटेंशियल डिफरेंस, अब वो वोल्ट मीटर बनने के बाद जो मेजर करेगा। आई जी का मतलब करंट थ्रू गैलोमीटर, कैपिटल जी का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। राइट डाउन हाउ टू कन्वर्ट a gallanometer of resistance 100 ohm of resistance 100 ohm of resistance 100 ohm into a voltmeter which can measure a potential difference of 50 volt, which can measure a potential difference of 50 volt। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें मालूम है कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय कनेक्टिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। लेकिन कितना हाई वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब गिवन डेटा क्या है, जी दिया है 100, आई जी दिया है 5 मिली एम्पियर, वी कितना बनाना है उसको 50 वोल्ट, एंड आर एस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक ही फॉर्मूला है उसका, क्या होगा, आर एस इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी। वी कितना है 50, आई जी भी कितना है 50, इंटू बनेगा 10 की पावर प्लस 2। कळालं काहीतरी नाही अजून। क्या किया हमने, 5 मिली एम्पियर था, इसको 50 मिली एम्पियर लिख दिया। अब 50 लिखा मतलब 10 की पावर आ गई -4, ये -4 ऊपर आके +4, माइनस कौन है, कैपिटल जी। कैपिटल जी कितना है 100, 50 तो 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 2, 10 की पावर किती येईल मग, 10 की पावर 4 मतलब 10,000 माइनस 100 9900, मतलब कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में 9900 ओहम। दिस रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू कन्वर्ट गिवन एमीटर इनटू वोल्ट। कौन कर लगा। अब यहां पे भी क्या होता है, जो V होता है वो n टाइम्स ऑफ Vg होता है। अब Vg मतलब जब वो गैलोमीटर है तब का उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का कैपेसिटी, ठीक है। तो V इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ Vg यहां पे पुट करेंगे तो ये Rs इक्वल्स टू क्या बनेगा, n टाइम्स ऑफ Ig इंटू कैपिटल G। Vg है ना, Vg मतलब क्या है, Ig इंटू कैपिटल G, तो ये बनेगा Ig इंटू कैपिटल G अपॉन Ig माइनस G, Ig तो Rs इक्वल्स टू कितना आ गया, n का G इन ब्रैकेट n -1। मतलब हमें अगर n प्रोवाइड किया है तो उसके ऊपर से हम डायरेक्ट Rs कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग G इन ब्रैकेट n -1। एंड इसके ऊपर से अगर मुझे n चाहिए तो Rs बाय G +1 म्हणजेच Rs प्लस G अपॉन G। दिस इज ऑल अबाउट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में इतना ही है बस। तो अब एमीटर के लिए हमने क्या लिखा था, आइडियल एमीटर हैज 0 एंड प्रैक्टिकल एमीटर हैज वेरी स्मॉल। तो वोल्ट मीटर के लिए उल्टा लिखना पड़ेगा। आइडियल एंड सॉरी फाइनाइट एंड
वेरी हाई, ये प्रैक्टिकल के लिए। वन अब और 2 पॉइंट लिखणे स्टार मार्क करके, फक्त ते बरोबर लिहिताय का काही त्यात उलट पालट होते चेक करून मग लिहा, कट करून परत लिहिण्याची गरज नाही पडली पाहिजे तुम्हाला। इथं का हे आय जी इंटू कॅपिटल जी। एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, लिहा, एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज with the circuit to measure an electric current. पॅरल पाहिजे, नक्की कन्फर्म पॅरल पाहिजे, काय लिहिणार? an emitter is always connected in parallel with the circuit. सिरीज मध्ये फक्त सिरीज मध्ये लिहा. काय असतं बर, व्होल्टमीटर साठी काय लिहिणार? अ व्होल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पॅरलल विथ द सर्किट अक्रॉस विच पोटेन्शियल डिफरन्स इज टू बी मेजर. नाही कळत आहे? उलट वाटतंय का? एकदा लिहून घ्या, मग मी एक्सप्लेन करतो. राईट डाऊन. an emitter is always connected in parallel, sorry series, emitter है ना, emitter is always connected in series with the circuit, लिख रहे तू, in series with the circuit where electric current is to be measured. and voltmeter is connected कहाँ पे? voltmeter is connected in parallel with the circuit whose potential difference is to be measured. आता हे लिहिलं ना, परत एकदा हे रीड करा आणि त्यावर विचार करा. काय लिहिलं ते करेक्ट रॉंग आहे हा नका विचार करू, काय लिहिलं हे कळतं का बघा. थिंक अपॉन इट. क्लियर है? मतलब एमीटर जो है सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे तो कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? हर बार सीरीज में. एंड अगर वोल्टमीटर कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? पैरेलल में. आणि हेच असंच असतं, कळालं ना कसं? इकडे लक्ष द्या. मतलब हम जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो जिस 2 पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना होता है उसके पैरेलल में हमें पोटेंशियल डिफरेंस रखना पड़ता है, वोल्टमीटर रखना पड़ता है. लेकिन करंट जहां से मेजर करना है उस सर्किट के सीरीज में हम करंट मेजर करते हैं. का बरं असं? कारण एमीटर में करंट एंटर भी करेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कळालं ना? क्योंकि उसमें जो है करंट को अपन बाईपास कर रहे हैं. लेकिन वोल्टमीटर में क्या है, वोल्टमीटर को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ तो करंट को कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहेगा. इसका मतलब एक तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, एंड अगर करंट फ्लो हो गया तो एमसीजी की कॉइल फिर भी डैमेज हो जाएगी क्योंकि हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं आफ्टर द कॉइल. समझ में आ रहा है? इसलिए हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सो दैट 2 वे रहेंगे. यहाँ पे रेजिस्टेंस 10,000 ओम एंड दूसरा जो है उसमें रेजिस्टेंस 10 ओम, तो वोल्टमीटर में से कोई करंट ज्यादा फ्लो होगा ही नहीं. ठीक है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं. कळालं काय सांगितलं मी? नाही write down. What resistance must be connected? What resistance must be connected
across coil of moving coil galvanometer, coil of moving coil galvanometer to convert it into, क्या लिखा था स्टार्ट में, what resistors must be connected in order to convert it into ammeter. Convert it into ammeter to measure a current of, to measure a current of, कितना करंट, 1 एम्पियर, ब्रैकेट में लिखो IG 2 मिली एम्पियर, कैपिटल G कैपिटल G 100 ओम। मतलब क्या निकालना है हमें, एस निकालना, करो। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, आगे का आंसर 0.2 ओम। ठीक है, देखो जो लिखा था अभी आपने वो यहाँ पे देखो, ये सर्किट है, यहाँ पे हमें इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हमारे पास वोल्ट मीटर है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो वोल्ट मीटर होता है इसको कनेक्ट करना पड़ता है पैरेलल में। जो पोटेंशियल डिफरेंस अपन दो पॉइंट के बिटवीन मेजर कर रहे हैं उसके पैरेलल में ये वोल्ट मीटर हम प्लेस करते हैं, उसके बाद रीडिंग आती है 3.36 वोल्ट। पढ़ा निकेत? लेकिन अगर करंट मेजर करना है तो करंट को हम पैरेलल में प्लेस नहीं कर सकते, इसको सीरीज में कहीं पे भी कनेक्ट कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ये लास्ट के दो पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है। पैरेलल में कौन, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट मीटर, एंड सीरीज में कौन, सो दिस इज ऑल अबाउट एमीटर, वोल्ट मीटर, moving coil galvanometer, as well as all about current electricity, then all about magnetic effect of electric current। अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ बेसिक छोटे छोटे पॉइंट जो ऑलरेडी डिस्कस किए थे हमने, जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल कितनी होती है, 0। वेरी गुड। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल एन आई ए, एवढे का असे विचारामध्ये जाता, एन इंटू आई इंटू ए, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई का मतलब करंट, ए का मतलब एरिया। अब वहां पे अगर आपको बोला जा रहा है कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल में अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, ये सराउंडिंग के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो पोल्स होंगे मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल एंड दूसरा साउथ पोल। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है इट रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल, एंड जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है इट रिप्रेजेंट्स साउथ पोल। हे कुठून आलं, देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो थंब क्या कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब इस कॉइल से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, लेकिन नॉर्थ पोल से भी हमें सेम फील्ड लेनी पड़ती है, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, मतलब उसी के डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज करंट विल रिप्रेजेंट एंड क्लॉकवाइज करंट विल रिप्रेजेंट साउथ। बस इतना एक एडिशनल पॉइंट है इसमें, फॉर्मूला, यूनिट, बाकी सब चीजें आपको मालूम है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ। अब ऐसे कब होता है चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है? होता है कभी ऐसे? कहाँ पे? एटम में, ठीक है। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर आपको चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन छोड़ के दिया तो हम ई को रिप्लेस करेंगे क्यू से। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो डायरेक्ट उसको ई लेना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे क्या होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए? सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव होता है इलेक्ट्रॉन। अब ये सर्कुलर पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो यहां पे हमें मालूम है मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए। एन आई ए होता है, लेकिन एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, एक ही पाथ पे घूम रहा है मतलब नंबर ऑफ टर्न्स एक रहेगा। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? I इंटू ए। अब यहाँ पे I करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था, करंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? EV अपॉन 2πr। तो ये बनेगा EV अपॉन 2πr। अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ का एरिया क्या बनेगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। 2πr नहीं, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट बनेगी कैपिटल एम इक्वल्स टू EVR अपॉन 2। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर वो चार्ज पार्टिकल बोलेंगे तो सिंपली ई रिप्लेस बाय क्यू होगा। कसा EVR बाय 2 कळतं का कसं? यांना मल्टिप्लाय केलं आपण, पाय पाय आर आर कट झालं, ई इंटू व्ही इंटू आर अपॉन 2, वेर ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वी का मतलब वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। आर मतलब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स सर्कुलर ऑर्बिट 2। अब इस इक्वेशन में अगर हम एक छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्टमेंट इस तरह से है क्यू वी आर अपॉन 2। ती तुला शिकवताना सर्कलचा एरिया 2πr सांगितला होता की नाही? तो आम्हाला πr स्क्वेअर सांगितला होता। सर्कलचा एरिया घेतो ना आपण। थांब थांब, बरं सांग, तू सांग, तू लवकर कर। हे का? ओके। गायत्री, ते बदाम भेटतं बघ, काय सुरुवात करू दे। EVR अपॉन 2। नेक्स्ट, अभी अगर हम इसको ME अपॉन ME से मल्टीप्लाई कर देंगे, ME बाय ME, व्हाट इज ME? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेम इक्वेशन क्या बनेगा? E अपॉन ट्वाइस ऑफ ME इंटू क्या बचेगा बोलो? M इंटू वी इंटू आर बचेगा। बट M इंटू वी इंटू आर मतलब कौन होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो ये कैपिटल M इक्वल्स टू आ गया E अपॉन ट्वाइस ऑफ ME इंटू L, वेर L का मतलब एंगुलर मोमेंटम। किसका एंगुलर मोमेंटम? ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वेर E ME L एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंड अगर इनका वेक्टर फॉर्म चाहिए तो M वेक्टर एंड L वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ता है, ठीक है। कळलं गायत्री? M वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ E अपॉन ट्वाइस ऑफ ME इंटू L वेक्टर। नेक्स्ट, चलो अभी कौन सा इक्वेशन डिराइव किया था हमने?
यम इक्वल्स टू ई अपॉन ट्वाइस ऑफ एम ई इंटू क्या था, एल था। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर एल को हम इधर लेके आएंगे तो ये एम अपॉन एल इक्वल्स टू क्या बनेगा, ई अपॉन ट्वाइस ऑफ एम ई। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। ई मतलब 10 टू द पावर माइनस 19, एम ई मतलब 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31। वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन करो। असं काही आठवत असलं ना तर काही अजून ब्रेनला थोडासा त्रास द्यायचा, वर्क करायचं, क्रॉस चेक करायचं, मग सांगायचं -10 येईल का +10 येईल। कितना आएगा फिर ये 8.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 यूनिट। आकांक्षा चार्ज अपॉन मास है, मतलब क्या होगा, कूलम पर केजी। ये होता है गायरोमैग्नेटिक रेशो। ये लिया पहले निकाल लिया कि दिस इज गायरोमैग्नेटिक रेशो। क्या होता है गायरोमैग्नेटिक रेशो, मतलब रेशो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। गायरोमैग्नेटिक रेशो कितना होता है, m/l, मतलब रेशो ऑफ डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, दैट इज e अपॉन ट्वाइस ऑफ m, 8.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 कूलम पर केजी। इसके बाद में और एक कांस्टेंट आता है बोर्स मैग्नेटन। क्या होता है बोर्स मैग्नेटन, क्या होता है, नंबर आए थे सोडून द्या। बोर्स मैग्नेटन मतलब क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय, क्या है बोर्स मैग्नेटन मतलब, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंड कितनी होती है वो, इन द रेंज ऑफ 0.923 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 0.923 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 एम्पियर मीटर का स्क्वायर। जीरो पॉइंट 923 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या ये बोर्स मैग्नेटन। क्या होता है बोर्स मैग्नेटन, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हायड्रोजन ॲटम। आता हे सगळं आपण आहे ना ॲटॉमिक स्ट्रक्चर मध्ये परत एकदा डिराइव करणार आहे, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपको होगी कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 2.18 होती है, मतलब हम उसको अप्रोक्सीमेटली बोलेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में जो मैग्नेटिक मूवमेंट फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है वो कितनी होती है, 0.923 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेशन 0.9 को हमने वो लिया बस। उसी तरह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन सेंटर पे प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, B इक्वल्स टू, सर्कल है ना, सर्कल की सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो होता है इन द रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 पाई टी। 4 पाई टी म्हणजे 4 पाई ही वैल्यू है टेस्ला, 12.8 एग्जैक्ट होती है बट अप्रोक्सीमेटली 4 पाई टेस्ला। उसके बाद में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो भी करंट प्रोड्यूस करता है वो रिवॉल्विंग करंट होता है इन द रेंज ऑफ 1 मिली एम्पियर। आता हे कुठून आलं, EV अपॉन 2 पाय आर, करंट इलेक्ट्रिसिटी EV अपॉन 2 पाय आर, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इन द रेंज ऑफ 1 मिली एम्पियर। रेडियस कितनी होती है फर्स्ट ऑर्बिट में,
0.529, बट अप्रोक्सीमेटली 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, उससे रिलेटेड हे सगळे फॉर्म्युले ऍक्च्युअल व्हॅल्यू आपल्याला परत डिराईव्ह करायचे, फक्त इथं कशासाठी हे बोर्स मॅग्नेट अनालिसिस म्हणून आपण इंट्रोड्यूस केलं. हो गया. अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, थेरोटिकल है, काही नाही लिहिले तरी चालेल, फक्त समजावून घ्या. ओरिजिन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिज्म. ओरिजिन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिज्म, इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेटिज्म जो है वो उसका ओरिजिन क्या है, वो जनरेट कहां से होता है. जैसे हमने मास एंड चार्ज से रिलेटेड बहुत डिस्कशन किया है, और दोनों के लिए हमारे पास नेचर में प्रूफ थे कि किसी भी बॉडी को जो मास मिलता है वो प्रैक्टिकली उस बॉडी में आया कहां से, उसके जो एटम से. एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के पास बाय बर्थ मास होता है, और जब बॉडी में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कंबाइन मास मतलब बॉडी का मास बनेगा. उसी तरह से सेम कंसेप्ट को हमने चार्ज के लिए अप्लाई किया था कि किसी बॉडी के पास अगर चार्ज है, इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर कौन होगा, प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन के नंबर से कम होंगे. अगर बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब बॉडी के ऊपर प्रोटॉन के नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से कम रहेंगे. मतलब चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ. उसी तरह से बॉडी में जो मैग्नेटिज्म होता है उसका ओरिजिन कहां से, उसको प्रोड्यूस कौन करता है, जनरेट कौन करता है. उसके जैसे तो कोई पार्टिकल बॉडी में होती ही नहीं है, क्योंकि हर बार मैटर बनाए तीन ही पार्टिकल से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीनों पार्टिकल के पास तो मैग्नेटिज्म है ही नहीं. उनके पास क्या है, एक तो चार्ज है एंड दूसरा मास है. तो बॉडी में मैग्नेटिज्म आया कहां से, याचा आंसर आपल्याला 2-4 हजार वर्ष भेटलं नव्हतं. फिर जब ऑर्स्टेड ने जो कंसेप्ट बोली थी वो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में अप्लाई कर दी. क्या बोला था ऑर्स्टेड ने, व्हेनेवर चार्जेस आर इन मोशन दे विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. एटम में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन भी मोशन ही परफॉर्म कर रहा है. फिर हमें समझ में आ गया कि प्रैक्टिकली जो मैग्नेटिज्म है वो इंड्यूस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. उसी को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म या फिर एटॉमिक मैग्नेटिज्म. क्या होगा उसमें, आता जे बघितलं आपण तेच कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करेगा, मतलब क्या करेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस करेगा. उस मैग्नेटिक मूवमेंट को बोलते हैं एमओ. एमओ मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है. उसके साथ में इलेक्ट्रॉन की और एक मोशन होती है जिसको हम बोलते हैं एमएस, मतलब जैसे अर्थ है सन के सराउंडिंग में घूमती है, एक ऑर्बिटल मोशन होती है सर्कुलर पाथ पे, एंड दूसरी अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट करती है. मतलब दो टाइप की मोशन अर्थ परफॉर्म कर रही है. तो इलेक्ट्रॉन भी जब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव होते हैं, मोशन परफॉर्म करते हैं, तो उनकी सिचुएशन भी सेम है. इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं दिस पाथ के ऊपर, इसको बोला जाएगा एमओ, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट. एंड अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट होते हैं, इसको बोला जाएगा स्पिनिंग मोशन. एंड स्पिनिंग मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब स्पिनिंग मैग्नेटिक मूवमेंट. यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो होती है एमओ वेक्टर प्लस एमएस वेक्टर. मतलब ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर इन जनरल कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड एयू एटॉमिक नंबर पी ब्लॉक. हा तर ते म्हणणार होतो ना पुढे मी, पी ब्लॉक झालाय तुमचा, डी ब्लॉक पण झाला असेल. ॲटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड काही असेल ना, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन वगैरे काही, तसं नाही का पाठ करायचं काही. हां 61, वा व्हेरी गुड. अरे करा ना पॉईंट, असं नका करू ना. 98, व्हेरी गुड. 93 असता तर बेटा त्याच्यापासून आपण ॲटम बॉम्ब फोडले असते, बरोबर आहे नाही. कस काय संगम,
संगम कस काय गोळी मारली अंदाजे का माहिती होतं का कॅल्क्युलेट केलं का मोबाईलवर चेक केलं? तुमच्याकडे 76 आहे? नाही माहिती 76 आलं असं काय? ते काय ऍडिशन सबट्रॅक्शन आहे किती? चुकली मग तुझी. 65 79 माहिती आहे का बेटा तुला हे? कॅल्क्युलेट केलं तू? व्हेरी गुड. किती आहे गोल्ड का ॲटॉमिक नंबर? 79. नाही पवन व्यवस्थित कर कॅल्क्युलेट परत. संस्कृती तुला पण सिलेबसला येईल. असं ॲटॉमिक नंबर लागत नाही का कुठल्या एलिमेंटचे काय असतात वगैरे? पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ॲक्टिनाइट्स, लॅन्थेनाइट्स. 77 अजून थोडंसं स्ट्रेस लाव बेटा. 76 77 झाला, 77 79 पर्यंत यायचं आपल्याला. शुभम बरोबर 79. हां आहे म्हणून माहितीच नाही का? ॲटॉमिक नंबर आहे त्याला माहित नाही? हो का बर. अजून थोडीशी ताकद लागत. नाही ना बेटा अजून थोडं अजून 76 77 77 78 आलो ना अजून थोडासा वेळ घ्या तुम्ही. चला पटपट. कसं कॅल्क्युलेट करतोय सूरज? 29 प्लस 18 प्लस 32 किती येतं मग ते? तिचं 79. $77 येतं. म्हणजे मिस्टेक ऍडिशन मध्ये का ते जे नंबर घेतले तुम्ही त्याच्यामध्ये? मी तेच म्हणतो ना बेटा पहिल्यापासून. तुमचंच बरोबर होत है ना. तो गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है. इसका मतलब गोल्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 79 असतील ना. जेवढा एटॉमिक नंबर तेवढे प्रोटॉन तेवढेच इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन दो दो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट. एक एटम में अरे एक एटम में 79 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1 मिलीमीटर क्यूब में अराउंड 10 to the power 23 एटम्स. कळतंय का? 1 मिलीमीटर क्यूब में एवढा सा क्यूब 10 to the power 23 अराउंड एग्जैक्ट नहीं एटम्स प्रेजेंट है. एक एटम में 79. ईच इलेक्ट्रॉन की दो दो मैग्नेटिक मूवमेंट. समझ में आ रहा है? तो इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करने के बाद भी गोल्ड है वो मैग्नेट को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता. माहिती तुम्हाला? गोल्ड सोनं मैग्नेट को अट्रैक्ट भी नहीं करता है, रिपेल भी नहीं करता. काय घेणं देणंच नाही त्याला. काय काय सांगितलं मी कळालं का? ईच इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट. Each atom consists of number of electrons. For example, gold consists of 79 electrons. In 1 millimeter cube, more than 10 raised to power 23 atoms are there. Each atom consists of 79 electrons. Each electron producing two types of magnetic movement. Then also, gold magnet को respond ही नहीं करता. How it is possible? इसके अगेंस्ट फेरस आयन कितना एटॉमिक नंबर उसका? तो 76 म्हणला का 26? मी 76 ऐकलं होतं. 26 है बरोबर. तो आयन की केस में, फेरस की केस में 26 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. करेक्ट. अगेन उसके एटम 1 मिलीमीटर क्यूब में नियरली उतनी है 10 रेज़ पावर 23. कळालं ना? मतलब गोल्ड में 79 थे, आयन में 26 है, मतलब 1/3 हो गए नियर अबाउट. फिर भी आयन या फिर फेरस इट स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड टू द मैग्नेटिज्म. हाउ इट इज पॉसिबल? इसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो आयन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम and dysprosium and their alloys
इनको अगर छोड़ देंगे तो बाकी सारे सब्सटेंस की केस में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट विल बिकम जीरो। क्यों जीरो? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन की केस थी ना, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नेट करंट कितना होता था, इसका भी वही हो रहा है। सिर्फ आयन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोशियम एंड देयर अलॉयज, इनको छोड़ेंगे तो बाकी सारे एलिमेंट के केस में, एटम की केस में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल करती है एंड क्या बनती है, जीरो बनती है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है एटॉमिक मैग्नेटिज्म, जिससे रिलेटेड हम टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ने वाले आगे, जिसमें हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कुछ होंगे पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके बाद डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके बाद फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब डाय मतलब बाय केलं म्हणजे आवे चालला, द मटेरियल विच weakly repelled by the magnetic field are called as diamagnetic substance. पैरा मतलब attract, तो वहां पे the materials which are weakly attracted by the magnetic field are called as para, and फेरो मतलब हीरो मतलब आयन, कोबाल्ट, निकेल, डिस्प्रोशियम, गैडोलिनियम एंड देयर अलॉयज, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्यों होता है? बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक दूसरे को कैंसिल करने में ही क्या होता है, पूरा मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल करता है। पहले लक्षामध्ये अब यहाँ पे मैंने जो बोला एमएस, इससे रिलेटेड किसी को कुछ इश्यू नहीं है? एमएस क्या था? स्पिनिंग मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। खरंच इलेक्ट्रॉन स्पिन होतो का? रिव्हॉल्व करताना इलेक्ट्रॉन स्पिन होतो? नाही, फिजिक्स मध्ये नाही, केमिस्ट्री मध्ये होतो का स्पिन? होतो का? आता प्रॅक्टिकली काय होतं लक्षात घ्या, इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिकल वन। अगर सिमेट्रिकल नहीं तो उसका एक्स ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, एक्स ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो वो रोटेट नहीं कर पाएगा। सो इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्पिन एट ऑल। टेम्परेचर शांत बस, इलेक्ट्रॉन स्पिन होता ही नहीं है, कळाल ना? केमिस्ट्रीत पण नाही, बायोत पण नाही, कुठंच नाही। फिर भी उसकी मोशन को कंसिडर किया जाता है स्पिनिंग मोशन। उसका रीजन हम देखेंगे जब हम डी ब्रोगली पढ़ेंगे। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वेरी गुड, डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला है माहिती का? डी ब्रोगलीने काय सांगितलंय? काय पहिले न्यूटन येतो, न्यूटन सांगतो की एव्हरी सोर्स ऑफ लाइट इमिट लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पुस्कल्स। मग ते आपण एक्सेप्ट करतो, प्रॉपर्टी स्टडी करतो, ऑप्टिशिया, मैथमेटिशिया सब तरफ अप्लाई होता है। उसके बाद में हाइजीन आता है, यूजिन हाइजीन काय मानते मना, वो एक्सप्लेन करता है कि लाइट इज प्रोपागेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव। मग तिथे एक प्रॉब्लेम येतो, अगर ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो लॉन्जिट्यूडनल वेव इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कैन ट्रैवल ओनली थ्रू मटेरियल मीडियम। फिर भी सन से लेके अर्थ तक लाइट ट्रैवल कैसे करती है? तो उसके एडजस्टमेंट करने के लिए हाइजीन बोलता है कि देयर इज ए मीडियम। कौन सा मीडियम? ल्यूमिनिफेरस ईथर, विच इज सपोज टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर इन द स्पेस, जो दिखता भी नहीं और जिसको कोई मेजर भी नहीं कर सकता, याला एकट्यालाच माहित असणारे मीडियम प्रेजेंट है सब तरफ। ऐसे कौन बोलता है? लेकिन न्यूटन के सामने इनकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई उनका सुनता नहीं। उसके बाद में 1801 में थॉमस यंग आता है, एक्सपेरिमेंटली इंटरफेरेंस प्रूव करता है। एंड इंटरफेरेंस इज ए फेनोमेनन विच इज रिलेटेड विथ वेव्स ओनली। न्यूटन ने बोला था लाइट मतलब कौन है? पार्टिकल है। और ये क्या बोलता है कि लाइट का क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। कौन? थॉमस यंग। मतलब एक्सपेरिमेंट करके शो करता है कि लाइट इंटरफेयर कर रहा है, मतलब लाइट पार्टिकल नहीं है। लेकिन फिर भी न्यूटन तो न्यूटन की थ्योरी सब एक्सेप्ट करते, यांना कोणी काउंटच करत नाही। उसके बाद में 1820 में फ्रेस्नल आता है, फ्रॉनहोफर आता है। न्यूटन ने बोला था कि लाइट ट्रेवल्स विथ हाई स्पीड इन डेंसर मीडियम देन इन रेयर मीडियम। फ्रेस्नल, फ्रॉनहोफर एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं कि लाइट ट्रेवल्स थ्रू ए रेयर मीडियम विथ हायर स्पीड देन इन डेंसर मीडियम। वो भी करेक्ट था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, लेकिन फिर भी काही विशेष नहीं है। हम न्यूटन के ऊपर विश्वास ठेवून न्यूटन की थ्योरी स्टडी करतो, ठीक है। उसके बाद में 1849 में फिजाऊ आता है, जापानीज साइंटिस्ट, जो एक्सपेरिमेंटली लाइट की स्पीड डिटरमाइन करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और वो बोलता है कि कोई भी पार्टिकल है ही नहीं जो इतनी स्पीड से ट्रैवल करता है। ये एबिलिटी सिर्फ वेव के पास होती है, तो लाइट को वेव होना चाहिए। लेकिन फिर भी
फिर उसके बाद में 1854 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल आता है और वो इन्वेंशन करता है, डिस्कवरी करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। एसी सर्किट के बाद में हमारा टॉपिक है और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी करने के बाद उसकी वो दो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है। इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो, इसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से एनर्जी प्रोपागेट होती है। दूसरी, इट कैन ट्रैवल थ्रू 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आता आपल्याकडे ऑप्शन राहत नाही, मग आपण न्यूटनचा प्रिन्सिपल ऑप्टिशिया मॅथमॅटिक्सच्या डिटेलमध्ये स्टडी करायला घेतो आणि मग आपल्या लक्षात येतं की न्यूटननी सांगितलेला एक एक पॉइंट रॉंग होता। न्यूटननी लाइट रिलेटेड जेवढी इन्फॉर्मेशन सांगितली होती ती प्रैक्टिकली कुठल्याच एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में टिकत नहीं, इसलिए न्यूटन की थ्योरी को अपन पूरा रिजेक्ट करते। फिर न्यूटन को रिजेक्ट किया, फिर दूसरा कुछ तो चाहिए हमें, है ना, ते ओ माय गॉड बघितलाय का, पिक्चर है ओ माय गॉड। तुम अगर दुनिया लोगों से उनका भगवान छीनेंगे तो लोग तुम्हें भगवान बना देंगे, है ना। तो मैक्सवेल ने क्या किया, न्यूटन की थ्योरी छीन ली, तो लोगों ने क्या किया, मैक्सवेल को न्यूटन बना दिया और फिर मैक्सवेल की थ्योरी को अप्लाई किया कि लाइट मतलब क्या है, इट इज प्रोपागेटिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज प्रोपागेटिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सारे एक्सपेरिमेंट में ये खरा उतर रहा था, मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, 1887 में हेनरिक हर्ट्ज आ गया। हेनरिक हर्ट्ज ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने का, डिटरमाइन करने का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप फुटबॉल के ग्राउंड के ऊपर रख दिया। एक गोल पोस्ट में इमीटर, दूसरी गोल पोस्ट में रिसीवर प्लेस किया एंड यू ऑब्जर्व दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस तो वेरी नहीं किया, लेकिन फिर भी ड्यूरिंग डे टाइम जब तक सन है तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी बढ़ती है। सनसेट हो गया, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी कम हो गई। असं का जादू होती त्याला कळत नाही, सूर्यनारायण प्रसन्न झाला काय त्याला वाटायला लागतं। फिर ये कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए वो हॉलॉक एंड लिनार्ड को बुलाता है, उसके साथ वर्क करने वाले उसके स्टूडेंट थे, साइंटिस्ट, म्हणजे 17-17 वर्ष वय होतं त्यांचं, ठीक है, 17-18 वर्ष, और उनको बोलता है कि ये क्या हो रहा है आपको चेक करना है। फिर वो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं 1896 को एंड 1896 से लेके 1905 के स्टार्ट तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद कंक्लूड करते हैं। क्या कंक्लूड करते हैं, देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब जिसमें मेटल के ऊपर आके लाइट इंसिडेंट होती है। लाइट इंसिडेंट होने के बाद लाइट इंसिडेंट होने के बाद लाइट क्या करती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल के सरफेस के ऊपर उनको इजेक्ट करती है, मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बाय लाइट। लाइट को फोटोन उन्होंने बोला, क्यों बोला, उसके लिए 1901 में सर मैक्स प्लैंक आता है, जिसका लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ भी रिलेशन नहीं है, उसको बस क्या करना था, हीट ट्रांसफर स्टडी करनी थी। उसने एक वैक्यूम वाली रूम ली, एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी को रख दिया एंड वो ऑब्जर्व करने लगा कंडक्शन नहीं हो रहा है, कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब हीट लॉस हो रही है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब हीट गेन हो रही है। तो ये हीट का एक्सचेंज, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज किया किसने, फिर वो मैक्सवेल की थ्योरी स्टडी करके उसको समझ में आता है कि यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन, मतलब मटेरियल इंडिपेंडेंट कुछ तो है जो एनर्जी को लेके जा रहा है। फिर बोलता है कि ये एनर्जी को लेके जाने वाले पार्टिकल्स थे जो सिर्फ एनर्जी के बने थे, मतलब वहां पे फिर इंट्रोडक्शन होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी, क्वांटास ऑफ एनर्जी को, एनर्जी का, एंड उस क्वांटा को बोला जाता है फोटोन। तो मैक्सवेल एक्सप्लेन करता है कि लाइट वेव नहीं है, लाइट वेव नहीं है, लाइट कौन है, पार्टिकल नहीं है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, क्वांटास ऑफ एनर्जी है, एंड ईच क्वांटा को हमने बोला है फोटोन। जाऊ द्या, ठीक है। लाइट मतलब कौन है, एनर्जी के पैकेट से, बंडल से। मतलब मैक्सवेल ने जो बात बोली थी एवढं आपण रिलॅक्स झालो होतो की आता लाइट्स आपल्याला लय भारी कळालेले, डोक्याला ताण नहीं है, उसको पूरा मतलब चेंज कर देता है मैक्स प्लैंक। एंड मैक्स प्लैंक एक्सप्लेन कर रहा है 1901 में विथ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। उसके 3 साल बाद हॉलॉक एंड लिनार्ड 10 साल का एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि लाइट आ गया, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो गया, लेकिन पार्टिकल वेव के साथ इंटरॅक्ट नहीं कर सकता। अगर असं झालं असतं, मी बोलताना फॅनवर गेलेला माझा साऊंड वेव तिथल्या इलेक्ट्रॉनला इजेक्ट करून तुम्हाला शॉक दिला असता, होतं कसं, मतलब वेव पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, पार्टिकल के साथ सिर्फ पार्टिकल इंटरैक्ट करता है। इसलिए हॉलॉक एंड लिनार्ड बोलते हैं कि लाइट मतलब फोटोन ही है जो मेटल के ऊपर इंसिडेंट हो गए, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो गए, कोलिजन की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आ गया और फिर इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया।
मतलब ये दो एक्सपेरिमेंट स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे थे लाइट का पार्टिकल नेचर, मतलब एनर्जी ऑफ पॅकेट्स का नेचर. लेकिन मॅक्सवेलची थेअरीमुळे आपण एवढा मोठा न्यूटन सगळ्या थेरी रिजेक्ट केल्या होत्या. फिर उसके बाद में लाइट की जो फील्ड होती है उसमें एकदम बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट होता है 1905 के आसपास, की जेवढं आपण आता स्टडी केलं होतं ते सगळं गेलं, हे पण नाही ते पण नाही, किंवा हे पण आहे ते पण आहे. फिर इसके ऊपर आइंस्टाइन आता है जो सोल्यूशन देता है, और आइंस्टाइन कंक्लूड करता है वहां पे कि लाइट एज ए ड्यूअल नेचर. घाबरू नका, एकदम सोपं है. लाइट एज ए ड्यूअल नेचर, जब लाइट मूव करता है थ्रू द मीडियम वो वेव होता है, जब वो किसी सरफेस के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो पार्टिकल बनता है. एवढं सोपं है. एंड हम भी खुश होके उसको 1921 में नोबेल प्राइज दे देते हैं आइंस्टाइन को. फिर उसके बाद में 1924 को आता है लुइस डी ब्रोगली, और फिर लुइस डी ब्रोगली पीएचडी में 1927 में कंक्लूड करता है कि आइंस्टाइन एक नंबर खोटं बोलला है. आइंस्टाइन ने जो बोला था वेव बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, असं नाहीच आहे. वेव डजंट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, बट पार्टिकल बिहेव्स लाइक ए वेव. कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, जब भी वो मोशन परफॉर्म करता है इट एक्वायर्स वेव नेचर. एंड यहां से फिर शुरू होता है मैटर वेव. मैटर वेव को एक्सप्लेन करने के लिए आता है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके कंक्लूजन हमारे पास आज भी नहीं है. कळालं ना, म्हणजे असं कन्फ्युजिंग फील्ड सध्या सुरू है. तो उसको एक्सप्लेन करते टाइम डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन की मोशन एक्सप्लेन करता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ट्रैवल कर रहा है तो ये एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल नहीं करता है, ये ट्रैवल करता है इस तरह से क्रस्ट्रप 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 बना के. मतलब इसने क्या किया है, वेव नेचर एक्वायर किया है. एंड ये जो वेव नेचर एक्वायर किया है इसको हम टेम्पररीली स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं. बट इलेक्ट्रॉन स्पिन होत नहीं, तो वाइब्रेट होते. कळालं ना, क्लियर है. ये हो गया ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म. एंड जो मैंने अभी 10 मिनट में एक्सप्लेन किया सेमीकंडक्टर छोड़ के, ये हमारा 12th एनसीईआरटी का पार्ट 2 पूरा आहे. फक्त हेच आपल्याला डिटेलमध्ये डिस्कस करायचं. कळालं ना, जेवढ्या कन्सेप्ट आपण बघितल्या त्या फक्त डिटेलमध्ये तिथं होणार आहे. नाही तो पूरा 12th पार्ट 2 ऑफ द 12th इतना ही आहे. फक्त सेमीकंडक्टर यात इन्क्लुडेड नाही आहे. कळालं ना. त्यामुळे ते आता जे होतंय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स वगैरे याच्यापेक्षा भयानक तिकडे होणार आहे. ड्युअल नेचर चालू होतं, डायरेक्ट रेडिओ ऍक्टिव्हिटी कुठून आली, तिकडे तर डी ब्रोगली होता, हे बोअर्स पॉस्टुलेट कुठून आले. कळालं ना, हे सगळे डिपेंडंट आहे. कळालं ना, आपलं डायरेक्ट प्लांट वेगळा ॲनिमल वेगळा असं नाहीये. प्लांट पासूनच ॲनिमल कसे आले तर तो पार्ट आपण एक्सप्लेन करतोय. आज झालंय का प्लांट ॲनिमल या सोडून. ठीक आहे, चला. कळालं सगळ्यांना ओरिजिन ऑफ ॲटॉमिक मॅग्नेटिझम. थांबायचं का करायचं कंटिन्यू, थांबायचं. बर, सगळ्यात इंपॉर्टंट इंस्ट्रक्शन आज के लिए. आज मी तुम्हाला वर्कशीट देणार आहे, काल नाही दिली ना.